नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। आप सभी को इसके बारे में सूचना भी है और इस चैनल पर आपको बताया भी गया है। आप लोग के बहुत से प्रश्न हैं कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में आपके मन में है, पाठ्यक्रम को कैसे कवर किया जाए, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या आएगा और परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जाननी है और इस वीडियो में ये सारी बातें मैंने यहाँ पर अब मोटा मोटा लिख भी दिया है कि ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, आपको बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो है सामान्य किसी भी वीडियो से ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसमें हम इस परीक्षा की तैयारी से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं, बुक्स के बारे में भी जानेंगे, पाठ्यक्रम को कैसे कवर करना है, यानी सब कुछ जो है हम इसमें जानेंगे और शुरुआत करेंगे उसके नोटिफिकेशन से। तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप जो है इसका फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। इससे आप जो है अपनी तैयारी की जो है एक दिशा तय कर पाएंगे कि आप कहाँ से शुरुआत करें और किस तरह से जो है आगे बढ़ें। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 309 पद हैं कुल, और ये ऐसी भर्ती है जो 13 साल के बाद जो है एक बार फिर से आई है। लगभग 13 साल हो गए इसको। तो राजपत्रित पद है यानी गजेटेड पोस्ट है, ग्रेड वेतन भी बहुत ही अच्छा है, एक सम्मानित नौकरी है ये। इसलिए अगर इसको कहा जाए कि ये पीसीएस के समकक्ष है जॉब्स के मामले में, तो कोई भी इसमें जो है अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको हर तरह से जो है प्रयास करना पड़ेगा, अपना पूरा डिवोशन इसको देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 दिनों के बाद से इस चैनल पर आपको इस भर्ती से संबंधित पूरी तैयारी कराई जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक सेगमेंट को हम कवर करेंगे और मैं जो शुरुआत करूंगा वो शुरुआत करूंगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, क्योंकि अगर आपने अभी पीसीएस का पेपर देखा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न उससे आए थे और अभी तक मैंने इस चैनल पर उसको पढ़ाया भी नहीं है। साइंस, बायोलॉजी और यूपी जीके इत्यादि जो है सब पढ़ाया जा चुका है। तो कोई अगर आप में से नया जुड़ा हुआ हो, पहली बार इस जो है चैनल को देख रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में जितने भी इस चैनल पर पुराने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनको आप देख लेंगे तो आपको एक लय मिल जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग पढ़ा चुके हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वीडियो के साथ हम आपका सपोर्ट करेंगे ही और पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने में जब तक ये एग्ज़ाम होता है आपका सब कुछ जो है कवर करा दिया जाए। साथ में हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में आप इंक्वायरी अभी से इस नंबर पे कर सकते हैं। इस नंबर पर आप जो आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपको उसका डेमो टेस्ट जो है भेज दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। साथ ही आप जो है डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप ऑनलाइन जो है उसको दे पाएंगे। जो भी आपके मन में जिज्ञासा है टेस्ट सीरीज के बारे में, फ्री डेमो टेस्ट को प्राप्त करने के लिए, वो सभी जो है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले लोक सेवा आयोग की इस भर्ती की जो है मुख्य बातें, बिल्कुल शुरू से हम चलेंगे। तो ये 13/12 को प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है शुल्क, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 10/1 है, यानी 10 जनवरी है। ये परीक्षा शुल्क वाली तिथि क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आप परीक्षा आपने आवेदन कर दिया है, मतलब प्राइमरी जो है आपने अपना फिल कर दिया है, लेकिन आप परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अंतिम तिथि देखते हैं कि 13 जनवरी है और चीज़ों को टालते रहते हैं। लेकिन आपने अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो तुरंत भर दीजिए, जल्दी जल्दी, इसमें टालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप फीस समय से नहीं जमा कर पाएंगे तो अंतिम रूप से जमा भी नहीं कर पाएंगे। अब आयोग ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहले जो लिखा था उसका स्पष्टीकरण जो है आपके सामने यहाँ पर जो है कल ही ये जो है दिया गया है कि शिक्षा शास्त्र में जो स्नातक उपाधि है इसका अर्थ केवल बीएड से है। यानी जो आप लोग की क्वेरी थी, पहले दिन मैं भी कंफ्यूज था
कि अगर किसी ने बीए में शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ा हो तो वो एलिजिबल होगा, तो ऐसा नहीं है। उस केवल जो है शिक्षा शास्त्र में स्नातक का मतलब बीएड से है, उसके अलावा एलटी डिप्लोमा जो कि अब नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पुराना होगा तो वो जरूर अप्लाई कर पाएगा। और बीएड के समकक्ष जो भी कोर्सेज हैं, जैसे बीपीएड हुआ, स्पेशल बीएड हुआ, या आप लोग बेहतर जानते हैं अगर आप लोग शिक्षक भर्ती वगैरह में जो है सम्मिलित हो चुके हैं कि बीएड के समकक्ष जो है मान्यता प्राप्त जो है कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब हम इस परीक्षा की जो प्रकृति है, जो पैटर्न है, उसको समझते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसका क्या स्ट्रक्चर है इसको भी समझ लेना जरूरी है एनालिसिस के साथ में ही। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो भाग होंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, और प्रारंभिक परीक्षा जो है ये केवल आहारकारी होगी, यानी इसके जो नंबर हैं वो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी, आगे वाली स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। और ये जो है केवल और केवल जो है एक आहारकारी परीक्षा होगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का ये भी है कि कोई जो अभी बीएड कर रहा है, अंतिम ईयर में है, या उसका परिणाम नहीं आया है, जो भी स्थिति है, तो विज्ञापन में साफ साफ लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जो आहारकारी परीक्षा यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की पद की अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं वे आवेदन ना करें। यानी अभी अगर वो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वो उस योग्यता को धारित नहीं करते हैं तो उनका आवेदन करना जो है इसमें व्यर्थ हो जाएगा। फिर निगेटिव मार्किंग की हम बात कर रहे थे, तो इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 0.33 एक गलत उत्तर देने पर अंक काट लिए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिलेबस का विश्लेषण। ये आपके सामने जो है पूरा सिलेबस है। तो इसमें पहले मुख्य बातें जानते हैं कि इसमें केवल सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज जो लोक सेवा आयोग का टिपिकल पैटर्न है उसके प्रश्न होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 300 होंगे। एक यहाँ पर बहुत ही सिमिलर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने समीक्षा अधिकारी का सिलेबस देखा हो तो समीक्षा अधिकारी का सिलेबस भी सेम है, बस इसमें 11वां पॉइंट अगर हम गणित वाला हटा दें तो इसमें एक मात्रा पाई का भी अंतर नहीं है। यानी इसका पैटर्न जो है लगभग जो है समीक्षा अधिकारी जैसा ही है। और इसमें प्रश्न जो होते हैं समीक्षा अधिकारी में 140 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर 120 प्रश्न है। तो ये जो है कुल हो गया। अब इसके जो विभिन्न सेगमेंट्स हैं, जो टॉपिक्स दिए हैं, जैसे पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पोर्शन, फिर भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार यानी पूरा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, फिर विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यूपी स्पेशल और गणित। ये सारे जो है इसमें 11 टॉपिक लिखे हुए हैं और बाकी जो नहीं लिखे हैं वो अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर सब टॉपिक क्या है इस तरह का सिलेबस जो है नहीं दिया हुआ है और प्रायः वो दिया भी नहीं जाता है, क्योंकि इसी से जो है ये सिलेबस जो है एक ब्रॉड सिलेबस बन जाता है। कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है आयोग के आगे कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो अभी आपने रिसेंटली पीसीएस की परीक्षा दी है तो आप देख रहे हैं कि आयोग का बिल्कुल एक नया स्वरूप निकल के आया है। एक तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग का जो तरीका है वो बदल गया है, और दूसरा जो है जैसे 2 दिन में ही आंसर की का आ जाना, पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आंसर की में ही आने में लग जाता था। तब तक विद्यार्थी असमंजस में रहते थे कि जो है उनका कितना स्कोर हो रहा है, फिर कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ भी जल्दी डिक्लेयर होगी, यानी एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है प्री का बहुत जल्दी आ जाएगा, ये भी उम्मीद है। तो इसमें एक एक सेगमेंट पर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसके स्रोत क्या है, कहाँ से उसको हम पढ़ सकते हैं और कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है जो मैंने बनाया है, ये जितने भी लोक सेवा आयोग के जो है 10-12 सालों के पेपर हुए हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम रहा हो,
उसको जो है यहाँ पर टॉपिक्स को देखा गया है कि एक ट्रेंड समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो सामान्य विज्ञान बात करें तो इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तकनीकी ये जो है सम्मिलित है। भले ही इसमें टेक्नोलॉजी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर हम जो है जीव विज्ञान और पर्यावरण को यहीं पर एक साथ लेके बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसका जो है मैं आपको पीडीएफ जो है, जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में जो है दे दूंगा, जिससे आप इसको आगे के लिए हमेशा सुरक्षित रख सकें, जो है कि किस तरह से आपको जो है तैयारी करनी है और क्या क्या टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने हैं। तो फिर भी जैसे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी होती हैं, इस बार पीसीएस में भी एक क्वेश्चन इससे आया था। प्लांट्स और एनिमल्स का जो है किंगडम का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। कोशिका यानी द सेल और टिश्यू सिस्टम उससे रिलेटेड। फिर मानव पोषण, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मानव पोषण वाला, पादप रोग, पाचन तंत्र, यहाँ तक का जो है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर बायोलॉजी की बात की जाए, क्योंकि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और इनसे जुड़ी बीमारियां जो हैं ये सभी जो है प्रमुखता से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। पाचन तंत्र भी चूंकि पोषण से ही संबंधित होता है, ये भी इसी में इंक्लूड है। फिर हार्मोन में जैसे पीसीएस में प्रश्न आया था कि वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है, तो इस तरह के प्रश्न ये हार्मोन वाले यानी अंतःस्रावी इंडोक्राइन सिस्टम से। फिर प्रकाश संश्लेषण, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रदूषण, अगर हम जो है आप चले पर्यावरण में बात करें तो इस बार पर्यावरण और पारिस्थितिकी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा में लिए गए थे। तो ये चूंकि यूपीएससी पैटर्न वाली बात थी जो है, तो वहाँ पर इसकी उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन आगे की भी परीक्षाओं में ऐसा हो सकता है। इसलिए जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भी आपको बहुत ही मजबूती से और थॉरोली पढ़ना होगा। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि इसके लिए क्या बुक्स पढ़ी जाएं। तो सबसे बेहतर जो तरीका है, अगर आप जो है नए तैयारी कर रहे हैं, पहली बार जो है इस तरह के एग्ज़ाम, क्योंकि अभी इसकी डेट नहीं डिसाइड है, मान लीजिए मार्च लास्ट में या अप्रैल में कभी अगर एग्ज़ाम होता है या उससे आगे भी जा सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो अभी डेट पे चर्चा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो आप जो है साइंस की एनसीईआरटी बुक जो है साइंस की बहुत अच्छी मानी जाती है, 9 to 12 ये बुक्स अगर आप लेके पढ़ लें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एडिशनल मटेरियल कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा जो करंट अफेयर्स है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी, इसके अलावा ल्यूसेंट साइंस वाली बुक जो है और उसके जो क्वेश्चंस, और साथ में घटना चक्र या कोई भी किताब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों, क्योंकि आप तैयारी करने से पहले अगर आप जो है आयोग से की प्रश्न पत्रों से परिचित नहीं हैं, आप मान लीजिए जो है शिक्षा गतिविधियों की तरफ जुड़े रहे हो अब तक जो है और आयोग के पेपर कभी ना दिए हों, तो आपको वैसे भी जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 10 साल का पढ़ना चाहिए। आयोग के सभी, उसमें पीसीएस का हो, आरओ का हो, जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं आरओ के, वो आयोग के, वो आपको पढ़ने चाहिए। तो एनसीईआरटी, ल्यूसेंट, इसके अलावा जो है मंथन पर जो है टेक्नोलॉजी वाली बुक आती है, ये सफिशिएंट है। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी आपको जो है लगभग हर टॉपिक के लिए पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सामान्य विज्ञान में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है आपका समय ना लेते हुए एक एक चीज़ को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ऊष्मा और गतिकी है, इससे क्वेश्चन बहुत आ जाता है, तरंग गति से, ध्वनि से, विद्युत पदार्थ, फिर उसके बाद जो है विद्युत पदार्थों के रासायनिक नाम, और विस्फोटकों यानी एक्सप्लोसिव पे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। फिर कंप्यूटर, सूचना और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सभी जो टेक्नोलॉजी में है, लेकिन इस पे जो है स्टैटिक क्वेश्चन ना के जो है डायनेमिक क्वेश्चन यानी करंट से जुड़े हुए, जैसे किसी मिसाइल का रिसेंटली प्रक्षेपण किया गया है या कोई भी मिशन जो है मार्स मिशन, मून मिशन, इस तरह का,
तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपको साइंस की जो मैंने बुक्स बताई उससे आप कवर कर पाएंगे। कंप्यूटर में अगर हम और डिटेल में चलें तो कंप्यूटर में जो है आपको कम से कम कंप्यूटर का जो है प्राइमरी नॉलेज जो है लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, खासकर फिजिक्स वाले सेगमेंट में। तो कंप्यूटर का इतिहास, उसकी पीढ़ियाँ, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, सर्वर, इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर, फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूनिट्स पे 1 बिट बराबर कितने बाइट, इस तरह के क्वेश्चन, मेमोरी, रैम, रोम जो है, ईपी रोम, इनके टाइप, इनके एग्जाम्पल, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ये पहला सेगमेंट हमने देख लिया। अब हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम पीसीएस से कंपैरिजन करेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा जो है पीसीएस में उच्च स्तरीय प्रश्न पूछ लिए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस परीक्षा में इतना डिटेल में जाएं जो है। लेकिन चूंकि आप पैटर्न को देख रहे हैं इसलिए अब हर चीज़ को आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सुपरफिशियल पढ़ने से जो है चीज़ें काम नहीं करेंगी। एग्ज़ाम में बदलाव आ रहा है, इसलिए सुपरफिशियल पढ़ने की आदत को छोड़ दीजिए। अभी आपके पास समय है, ये मान के चलिए कम से कम 3 महीने आपके पास समय है। आप अभी आराम से टेक्स्ट बुक को पढ़ के जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे जो है लगातार जो है, मतलब इन टॉपिक्स का मतलब ये है कि इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और टॉपिक से पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन चूंकि जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उनको जो है हम जरूर पढ़ें और वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल में जो है पूरा, फिर भक्ति आंदोलन में बौद्ध, जैन, शैव, भागवत, ये 4 धर्म जो ऐसे हैं इन भक्ति काल के, इनसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आज तक जो है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में। फिर अब जो नया ट्रेंड पेपरों में देखना मिल रहा है, कला संस्कृति पर फोकस बढ़ रहा है, खासकर इतिहास में। मध्यकालीन कला हो या प्राचीन कला हो, मंदिरों की रचना शैली, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, किसी शैली क्या है, तो ये सभी जो है एक नया ट्रेंड है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्थापत्य कला, कौन सा भवन किस शैली में बना है, किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये सब चीज़ें जो है अब नए ट्रेंड में आपको कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर पर भी फोकस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, तो अगर इतिहास में बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन को अगर एक साथ रख दें और आधुनिक भारतीय इतिहास यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ दें, दोनों का पढ़ना बराबर होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है आयोग का फोकस जो है ज़्यादा रहता है, और विशेषकर जो है जो गांधीवादी रहा है, जहाँ से गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है और स्वतंत्रता तक जो है उनके द्वारा जो विभिन्न आंदोलन संचालित किए गए, उनकी तिथियां आपको पता होनी चाहिए, उनमें क्या विशेषताएं रहीं, उनको कालानुक्रम से लगाने के लिए पूछा जा सकता है। उनके सहयोगी कौन से रहे, कौन सा आंदोलन जो है उससे संबंधित जो है कौन कौन से कांग्रेस के महत्वपूर्ण आंदोलन, तो गांधी वाला तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। फिर शुरुआत करते हैं भारत में विदेशी आगमन, सहायक संधि जो है किस प्रकार हुई थी, प्लासी और बक्सर का युद्ध, 1857 का विद्रोह, ये सभी तो मस्ट है ही हैं जो है। असहयोग आंदोलन एवं गांधी जी के अन्य आंदोलन जैसा भी हमने बताया। फिर बंगाल विभाजन बहुत पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, फिर कांग्रेस जो है किस तरह से सूरत में विभाजन हुआ था, फिर किस तरह से लखनऊ में समझौता हुआ, वो सारा जो है घटनाक्रम जो है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन। तो अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, जिसमें आप जो है ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर भारतीय प्रेस का विकास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसका योगदान, जो विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा, विभिन्न जो है बुद्धिजीवियों द्वारा जो है पत्र, लेख, पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि प्रकाशित कराए गए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी अपेक्षित है। फिर अगला जो है सेगमेंट क्या है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी जो है संस्कृति वाला पोर्शन तो हमने चलिए पीछे ही डिस्कस कर लिया।
अब हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो पॉलिटी में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर जो है उसको मैच मेकिंग में या कथन कारण के फॉर्म में इस तरह से पूछा जाता है तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी, ये सब वो चीज़ें कॉमन जो आप जो है लगातार पढ़ते रहते हैं। फिर नागरिकता आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको करंट से जोड़ के भी पूछा जा सकता है, तो नागरिकता पर जो है क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरह से जो है नागरिकता विधेयक को लेकर इस समय देश में चल रहा है। मूल अधिकार बहुत ही हॉट टॉपिक है पॉलिटी का। मूल अधिकार से प्रश्न हमेशा अपेक्षित होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसका गठन, इसमें जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, इनके पेंशन भत्ते इत्यादि जो है सब इसमें आते हैं। राज्यपाल यानी राज्य की जो है पूरी जो मशीनरी है, राज्य विधानमंडल उसका गठन, मुख्यमंत्री, फिर केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, जितने भी जो है संवैधानिक आयोग हैं, नीति आयोग, लोकपाल और उनके अलावा महत्वपूर्ण आयोग, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल, उसके अलावा संविधान के विभिन्न संशोधन। तो इस तरह से जो है ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब पॉलिटी के लिए बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिसमें से जो है एम लक्ष्मीकांत जो है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप उतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षावाणी पब्लिकेशन की बुक भी जो है या दृष्टि प्रकाशन की बुक कोई भी आप ले सकते हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हो, जिससे आप नियमित रूप से अभ्यास करते हो, वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आप जो है उसके जो है हैबिचुअल होते हैं। अर्थव्यवस्था में स्टैटिक पोर्शन जो है अब कम पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड जो करंट से रिलेटेड जो है उसको ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। फिर भी इसी जो है प्रश्न पत्र में जो अगर पीसीएस की ही बात करें तो अभी कई सारे प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था की जो मौलिक अवधारणाएं हैं उनसे जुड़े हुए आए थे, जैसे सतत विकास की अवधारणा, फिर बेरोजगारी पे एक प्रश्न आया था, इस तरह के जो है। तो आपको जो है शुरुआत से जो क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, एक तो आर्थिक नियोजन वाला शुरुआत में, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनकी विभिन्न जो है योजनाएं और उनकी उपलब्धियां क्या है, उसमें खासियत क्या है, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना में एक दो ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, इसका आकलन कैसे किया जाता है, कौन कौन से पहलू हैं इसमें, जीडीपी के अनुमान कैसे लगाए जाते हैं, आयोग व समितियाँ, यहाँ आशय है अर्थव्यवस्था से जुड़े जो है विभिन्न आयोग और जो समितियाँ बनाई गई हैं। प्रमुख वैश्विक यानी ग्लोबल संस्थाएं, समसामयिकी के प्रश्न जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, गरीबी मापन की विभिन्न प्रणालियां जैसे तेंदुलकर समिति, श्रीरंगराजन समिति, मुद्रा और विमुद्रीकरण, रिजर्व बैंक के बारे में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मापन से संबंधित जो गरीबी मापन में ही आ जाएगा, और समसामयिक योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आता है अगला सेगमेंट, जनसंख्या, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो पारिस्थितिकी पर्यावरण के बारे में हमने जो है पीछे ही डिस्कस कर लिया है। पारिस्थितिकी पर्यावरण मैं आपको खुद ही जो है पढ़ाऊँगा जो है शुरू से, तो इसके लिए जो है आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चैनल को आप फॉलो करेंगे तो आपको नोट्स भी जो है जो मैं पढ़ाऊँगा वो मिलता रहेगा। जनसंख्या में कई तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन जो है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के क्वेश्चंस जो है एक सामान्य तरीके के प्रश्न होते हैं। राज्यों की जो है रैंकिंग, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, अंतिम कौन सा है, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में पहला, दूसरा कौन सा है, लास्ट कौन सा है, तो इस तरह से। और नगरीकरण ये जनसंख्या में ही आ जाता है। अब यहीं पर इकोनॉमिक्स से जुड़ा एक टॉपिक जो है भारतीय कृषि वहाँ पर लिखा था, इसको अलग से डिस्कस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका भी एक अपना वेटेज है। भारतीय कृषि से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मौसम के अनुसार फसलों का जो वर्गीकरण किया जाता है, मिट्टियों का वर्गीकरण, भारत में एमएसपी, आयात निर्यात का लक्ष्य, ये सभी करंट से जोड़ के अगर कृषि को देखें। फिर प्रमुख बागान फसलें, उनके उत्पादन के बारे में, कभी कभी उनका एरिया पूछ लिया जाता है, जैसे
इस समय इस बार जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न आया था कि कौन सी भूमध्य सागरीय वनस्पति है, कौन सी भूमध्य रेखीय वनस्पति है, तो वो उनका जोड़ा मिलाना था। फिर विभिन्न कृषि प्रणालियां जो है जो भारत में और बाहर प्रचलित हैं, सिंचाई की तकनीकी, इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चर और राज्यवार उत्पादन और का जो लक्ष्य होता है और उनका जो क्रम होता है, जो इकोनॉमिक्स में जो है विशेषकर करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत का भूगोल। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है भारत का भूगोल, अगर साइंस के बाद बात करें तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भूगोल जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके इस एग्जाम में। और पीसीएस को अगर देखा जाए तो वहाँ पर भूगोल के इस बार बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को पूछा गया था, तो भूगोल को भी आपको पढ़ना होगा और एनसीईआरटी का सहारा ले तो बेहतर है। उसके अलावा महेश बड़वाल की बुक है, बहुत मोटी भी नहीं है, नॉर्मल बुक है, इसमें आपका विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों ही कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप परीक्षावाड़ी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन महेश बड़वाल पढ़ने से थोड़ा सा आपका जो है जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो भी क्लियर होगा। यहाँ पर जो है कृषि के लिए परीक्षावाड़ी, मैं पुस्तकें बताना भूल गया था, जनसंख्या जो है नगरीकरण, इसके लिए घटना चक्र और वाणी दोनों की ही बुक आती है, घटना चक्र की भी बेहतर है, तो उसके लिए आप वो भी ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था में तो परीक्षावाड़ी ही सफिशिएंट है, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का जो विशेषांक भी जो है अच्छा है और बहुत ज़्यादा जो है कोई मोटी बुक लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक में वो जो है सीधे सीधे ज़्यादातर जो है करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो भूगोल में जो आपको पढ़ना है ये सब मुख्य मुख्य जो है टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये आपके सामने है, आप पीडीएफ इसको देख लीजिएगा। विश्व के भूगोल में भी जो है इसी तरह से क्वेश्चंस जो है किन टॉपिक से पूछे जाते हैं ये मैंने यहाँ पर जो है छांट के लिख दिए हैं, ये भी आपको दे दी जाएंगी। जैसे स्थानीय पौने, चक्रवात, ज्वालामुखी, ये सभी जो है अभी रिसेंटली आपने पेपर में देखे होंगे। फिर मिट्टियों का वर्गीकरण, प्रमुख पठार, और इसका तरीका जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भूगोल को तभी आप समझ पाएंगे जब आप जो है एटलस के सहारे पढ़ाई करेंगे। इसलिए कोई भी एक एटलस ले लीजिए और मान लीजिए आपने जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरू किया, तो उत्तरी अमेरिका को आप देखिए, मैप में उसको लोकेट करिए, उसके किनारे किनारे कौन से सागर हैं वो देखिए, फिर वो किन जल संधियों द्वारा जुड़ा है, उसकी स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ किससे जुड़ी हुई है, जलीय सीमाएं कैसे जुड़ी हुई हैं, फिर उसमें कितने स्टेट्स हैं अंदर जो है, उसका जो है प्राकृतिक विभाजन क्या है, भौगोलिक विभाजन क्या है, प्रमुख नदियां कौन सी हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी पर्वतमाला, उसकी सर्वोच्च चोटी, फिर सबसे निम्नतम स्थान वहाँ का कौन सा, ये सब चीज़ें जो है आपको। और अगर वहाँ पर झीलें हैं तो उत्तर से दक्षिण तक का उसका क्रम क्या है, नदियाँ हैं तो उत्तर से दक्षिण तक का क्रम क्या है। तो ये चीज़ें आपको रटने से नहीं आने वाली, ये मेरा भी बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। ये आपको जो है एटलस के माध्यम से और सादे मैप्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ब्लैंक मैप्स जो है भूगोल सभी कॉन्टिनेंट्स के, सभी कंट्रीज़ के निकाल सकते हैं। तो उससे आप अगर जो है ब्लैंक मैप निकालते हैं और इन सब चीज़ों को आप जो है उस पर मैपिंग करते हैं और 3-4 बार अगर आप एक कॉन्टिनेंट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में खाका खिंच जाएगा कि कौन सी चीज़ पूरब में, कौन सी चीज़ पश्चिम में है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन सी चीज़। तो जब प्रश्न आपके सामने जो है आएगा, चाहे कितने भी कठिन स्वरूप में आए, तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप अगर मैपिंग से भूगोल को पढ़ते हैं तो भूगोल सबसे ऑथेंटिक तरीके से आपके दिमाग में हो जाती है। फिर ओवरऑल सबसे बड़ा जो आपके सामने विषय है वो क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ये तो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये तो अपनी जगह है, लेकिन करंट अफेयर्स की आपको जो है विशेष रूप से तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल पर हमारे जो सहयोगी हैं अमित सर, वो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। सुबह 8 बजे जो है 10 प्रश्न और उसकी व्याख्या वो अपलोड कर दी जाती है। आप अगर केवल उसको भी फॉलो कर लेते हैं तो आपको दिन की 10 बड़ी खबरें जो है पूरी व्याख्या के साथ आपके पास हो जाएंगी। और साथ में ही
आप कोई एक मैगजीन, चाहे वो क्रॉनिकल हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, जो भी आप फॉलो करते हो, घटना चक्र हो, समसामयिकी हो, तो उसको आप नियमित रूप से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण है पेपर, न्यूज़पेपर। अगर आप द हिंदू पढ़ सकते हो तो द हिंदू पढ़िए, नहीं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या जो है कोई भी अन्य पेपर जो आपके घर आता हो, लेकिन उसका राष्ट्रीय संस्करण अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप पेपर को एक बार सुबह पढ़ लें, उसके बाद जो है शाम को उसको इस दृष्टि से पढ़ें कि आपको उससे चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के जो है उससे कुछ लिख नहीं पाएंगे। शाम को आराम से उसमें 1-1.5 घंटे का समय देकर अगर आप 1 घंटा करंट अफेयर्स में पेपर पर समय दे रहे हैं और उससे जो पूरे पेपर की प्रमुख घटनाएं हैं, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उसको अगर आप नोट करते हैं तो आपकी जो है किसी भी मैगजीन पर डिपेंडेंसी या किसी भी जो है यूट्यूब चैनल पर डिपेंडेंसी कम से कम होगी। और करंट अफेयर्स को आपको पूरी तरह से, अगर कोई योजना है तो योजना के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। केवल सुपरफिशियल आपको उसकी उद्घाटन तिथि या किसने उद्घाटन किया, कहाँ किया, इससे मतलब नहीं, इतना ही नहीं रखना है। उसमें पात्रता की क्या शर्तें हैं, कौन उससे लाभान्वित हो रहा है, और सबसे जो आजकल ज़्यादा क्वेश्चन का तरीका पूछने का कि वो कब तक के लिए बनाई गई है, 2030 तक चलेगी, 35 तक चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे डिटेल में उन योजनाओं को देखना होगा। और योजनाएं जो है केवल ये नहीं कि जो इस साल लॉन्च हुई हैं, योजनाएं पिछले 5-6 वर्षों में कभी की भी कोई जो है पूछी जा सकती हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी सेगमेंट है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 120 क्वेश्चन आपके इस जीएस में हैं, तो ये मान के चलिए कि लगभग जो है 100 क्वेश्चन आपको जो है जीएस के मिलेंगे, और इसमें से 20 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग होगी। थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम समीक्षा अधिकारी देखें जो लगभग सिमिलर जो है पैटर्न, अगर हिंदी को हटा दिया जाए तो उसमें भी यही ट्रेंड रहता है कि जीएस के क्वेश्चंस का जो है रेशियो इसी प्रकार से होता है। तो इसमें जो है रीजनिंग और मैथ बहुत टफ स्तर की नहीं आती है। सबसे सीधा सा मैं आपको तरीका बताऊं इसको तैयार करने का। आप जो है सीसैट के जितने अभी तक पेपर हुए हैं उनको उठा लीजिए, और प्रीवियस ईयर बुक कोई भी आपके पास होगी सीसैट के जिसमें पेपर्स हों, सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आयोग में जो है रिपीटिशन भी होता है, खासकर मैथ रीजनिंग में, अगर आपने जो है कभी ध्यान दिया हो, या लगभग पैटर्न का रिपीटिशन तो होता ही है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ जो है ये आपके सामने हैं, ये आपको पढ़ने हैं। और इसी चैनल पर मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे जो है 2 टीचर्स जल्दी ही जो है आपको दिखाई देंगे, जो आपको मैथ और रीजनिंग जो है पढ़ाएंगे, और वो इसका भी सिलेबस यानी जो आपका बीईओ का सिलेबस है उसको भी कवर कराएंगे। यूपी स्पेशल, अब अगर पीसीएस की बात करें तो पूरी तरह से उसमें गायब कर दिया था, लेकिन ये एग्ज़ाम क्या है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का है, तो इसमें ऐसी संभावनाएं बहुत कम है कि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन ना आए। यूपी स्पेशल के लिए इसी चैनल पर प्रशांत सर और मैंने पूरा का पूरा सीरीज चलाकर पढ़ाया हुआ है। आप यूपी स्पेशल वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए और उनको जो है आप सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस से देख डालिए। आपका जो है 60 से 70% जो है यूपी स्पेशल ऐसे ही कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप इसके लिए जो है अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो घटना चक्र की बुक बेहतर है, अपडेटेड आ चुकी है और उसके अलावा परीक्षा वाणी की, और बाकी जो है चयन प्रकाशन है, कई सारे प्रकाशन की और अच्छी बुक्स भी आती हैं। और यूपी जो है हमारे इस चैनल की विशेषता भी है, करंट अफेयर्स जो है हम मंथली अपडेट करते हैं, इसलिए बाकी चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी है, बस चैनल से जुड़े रहना है। 11वां और अंतिम टॉपिक ये जो है मैथ का है। मैथ के बारे में मैंने बता दिया कि मैथ में आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सीसैट वाले पैटर्न में आपको दिख जाएंगे। सीसैट का पेपर आप जो है देख लीजिए, आपको उसी तरह के क्वेश्चंस जो है लगभग यहाँ भी मिलेंगे। या जो है रीजनिंग के और क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो अगर समीक्षा अधिकारी की आपके पास सॉल्व पेपर्स हों, चाहे जिस फॉर्म में हो,
आप उसको देख लेंगे तो रीजनिंग का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मैथ के लिए आप जो है CSAT को जो है रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा जो है इस परीक्षा में कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे, अब लगातार मुलाकात होती रहेगी आपसे, अगले वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो से तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे ही। प्रशांत सर, मैं, अमित सर, बाकी जो है रीजनिंग मैथ के लिए भी 2 लोग जो है 2 टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जल्दी आपको दिखेंगे। तो एक पूरे अभियान की तरह जो है हम BO परीक्षा की तैयारी आपको करवाएंगे। बस आप जो है चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे जो नीडी लोग हैं उन तक जो है ये बात पहुंच सके। साथ ही मैंने आपको नंबर बताया था, आपको अगर टेस्ट सीरीज का डेमो नहीं प्राप्त हुआ है, एडमिशन के बारे में जो कुछ पूछना है, आप जो है उस नंबर पर सीधे जो है बात करके जान सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको जो है वो स्लाइड दिखा देता हूँ, और इस स्लाइड की जो आपने अभी तक देखा और इस वीडियो की जो PDF है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो कोई भी जानकारी आपको चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज के संबंध में या आपको फ्री डेमो टेस्ट ना प्राप्त हुआ हो, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।